इस तफसीली जायजे में खुश आमदीद। आज हम एक इंतहाई दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। हमारा मकसद कदीम चीनी तिब की बुनियादों को बिल्कुल इसी तरह यानी लफ्ज़ बे लफ्ज़ समझना है जैसे वो असल तारीखी मतन में दर्ज हैं। ये सिर्फ कोई पुरानी तारीख नहीं है बल्कि एक मुकम्मल और हैरानकुन निज़ाम है जो हज़ारों साल पहले बनाया गया था, और इसको जानना वाकई एक ज़बरदस्त तजुर्बा है। तो चलिए सीधा मौजू की तरफ आते हैं। आज के इस जायजे में हम 6 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। इब्तदा और ताओ, यिन और यांग के तसव्वुरात, शीन निंग और हुआंग टी का दौर, फिर हम तशखीस और नब्ज़ के इल्म को देखेंगे, रिवायती इलाज और सर्जरी पर बात करेंगे, और आखिर में तिब्बी अखलाकियात के ज़बरदस्त ज़ाब्ते का जायज़ा लेंगे। पहला हिस्सा इब्तिदा और ताओ यानी चीनी तिब की वो बुनियादें जहां से ये सब शुरू हुआ। चीनी तिब की शुरुआत कोई मामूली बात नहीं है। ये तकरीबन 3000 कबल मसीह में हुई, और सबसे अहम बात, ये कोई तोहम परस्ती या अंधे अकायद नहीं थे, बल्कि इसकी बुनियाद एक बहुत ही गहरे फ़लसफ़े पर रखी गई थी। जैसा कि मतन में वाज़े तौर पर बताया गया है कि 2900 कबल मसीह के एक अजीम फ़लसफ़ी फू हसाई ने इसकी बुनियाद रखी, और यहीं से ताओ का ज़बरदस्त तसव्वुर सामने आता है। अब ये ताओ क्या है? आसान अल्फाज में मतन के मुताबिक ये एक फ़िज़िकल गाइडेंस सिस्टम यानी तिब्बी रहनुमाई का वो निज़ाम है जो कायनात की हर तख्लीक को कंट्रोल करता है। एक तरह से ये पूरी कायनात का मास्टर प्लान है। दूसरा हिस्सा इन यांग और अनासिर, ये वो तवाज़ुन की क़ुव्वतें हैं जो कायनात को चलाती हैं। अब हम इन दो ज़बरदस्त क़ुव्वतों पर आते हैं जिनके बारे में मतन कहता है कि यही कायनात बनाती हैं और हमारे जिस्मानी सेहत को बरकरार रखती हैं। असल मतन ने इनकी खसूसियात को बड़ी बारीकी से बयान किया है। एक तरफ यांग है जिसे मस्बत, फ़ाइल, मुज़क्कर, सूरज, रोशन, गर्म और खुश्क माना जाता है। दूसरी तरफ यिन है जो इसके बिल्कुल बरक्स यानी मनफी, मफ़ऊल, मोन्नस, चांद, तारीक, सर्द और मरतूब खसूसियात की हामिल है। इन दोनों के मिलने से ही कायनात की हर चीज़ वजूद में आती है। इसी मतन के मुताबिक हमारे जिस्म के तमाम आज़ा 5 बुनियादी अनासिर से मिलकर बने हैं: पानी, मिट्टी, धात, लकड़ी और आग। कमाल की बात है ना? इसके साथ एक और तसव्वुर जुड़ा है जिसे पी क्वा कहते हैं, यानी यिन और यांग की 8 मुख्तलिफ हालतें। यहीं पर सारी बात आकर रुकती है, क्योंकि चीनी तिब के मुताबिक हमारी सेहत का सारा इन्हिसार इसी तवाज़ुन पर है। तवाज़ुन बिगड़ा तो बीमारी, और अगर इसे वापस एतदाल पर ले आएं तो वही असल इलाज है। तीसरा हिस्सा शैन निंग और हुआंग टी। अब हम उन बानी शहनशाहों का जिक्र करेंगे जिन्होंने इन नज़रियात को बाकायदा किताबी शक्ल दी। अब इस स्लाइड के बारे में जो चीज़ सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो ये है कि 2800 कबल मसीह के शहनशाह शी नंग, जिन्हें सुर्ख शहनशाह भी कहा जाता था, उन्होंने अद्वियात को किस तरह तरतीब दिया। उन्होंने पेन साओ नामी किताब लिखी और 365 अद्वियात को बिल्कुल दुरुस्त 3 दर्जों में तकसीम किया। पहला दर्जा 120 दवाएं जो बिल्कुल बेज़रर थीं और शबाब या जवानी बख्शती थीं। दूसरा दर्जा 120 दवाएं जो औसत दर्जे की थीं और जिस्म को ताकत देती थीं। और तीसरा दर्जा 125 अदना या जहरीली दवाएं जो सिर्फ बीमारियां दूर करने के लिए इस्तेमाल होती थीं। दवाइयों की ये सख्त दर्जाबंदी आज के दौर में भी हैरान कर देने वाली है। और फिर बारी आती है मशहूर जर्द शहनशाह हुआंग टी की। उनकी किताब नीचिंग को चीनी तिब का सबसे कदीम और बुनियादी तसव्वुर माना जाता है। आप इसे चीनी तिबी नज़रियात का वो मजबूत तरीन संगे बुनियाद कह सकते हैं जिसके उसूलों की आज भी बेहद कद्र की जाती है। चौथा हिस्सा तशखीस और नब्ज़ का इल्म। आइए देखते हैं कि मरीजों का मुआयना कैसे किया जाता था। फलसफे से निकलकर अब जरा अमली तरफ आते हैं। नीचिंग की बुनियाद पर मरीज की तशखीस के 4 इंतहाई सख्त और वाज़े तरीक़े दर्ज किए गए थे। पहला, मरीज का गौर से मुआयना करना। दूसरा, मरीज का हाल सुनना। तीसरा, उससे सवालात करना। और चौथा, जिसको सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई, वो था नब्ज़ देखना। और मतन के मुताबिक इसके लिए रेडियल आर्टरी यानी कुलाई की शरियान काबरी को चेक करना सबसे अहम समझा जाता था। ज़रा सोचिए, नब्ज़ देखने के ये उसूल कितने पेचीदा और सख्त थे। मतन बताता है कि नब्ज़ देखने का सबसे बेहतरीन वक्त सुबह सादिक का होता है और तबीब का बिल्कुल पुरसुकून होना लाजमी है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। नब्ज़ चेक करते वक्त मौसम, सितारों और सैयारों की पोजीशन और यहाँ तक कि मरीज़ के वज़न तक का ख्याल रखना लाजमी करार दिया गया था। ये कोई आम तरीका नहीं था, बल्कि एक इंतहाई गहरा साइंसी मुताला था। इस निज़ाम की पेचीदगी का अंदाज़ा सिर्फ इस एक नंबर से लगाएं, 200। जी हाँ, मतन में नब्ज़ की तकरीबन 200 मुख्तलिफ इक़साम को रिकॉर्ड किया गया है।
اس سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے مشاہدے کی گہرائی واقعی کس حد تک تھی۔ اور ان 200 اقسام میں سے 26 خاص طرح کی نبضیں ایسی تھیں جنہیں دیکھ کر طبیب فوری طور پر جان لیوا انجام یا موت کی تشخیص کر لیا کرتے تھے۔ یہاں تاریخ کا ایک نہایت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز پہلو سامنے آتا ہے۔ چونکہ قدیم چینی تہذیب کے ثقافتی اصول بہت سخت تھے، اس لیے خواتین کو طبیب کے سامنے لانا ممنوع تھا۔ تو پھر تشخیص کیسے ہوتی تھی؟ طبیب خاتون کی کلائی سے ایک دھاگا باندھ دیتے تھے اور دور سے اس دھاگے کی وائبریشن یا ارتعاش سے نبض محسوس کرتے تھے۔ یہ واقعی مہارت اور پریکٹس کی ایک ناقابل یقین سطح ہے۔ 5واں حصہ، روایتی علاج اور سرجری۔ تشخیص کے بعد بیماری کا علاج کیسے ہوتا تھا؟ اور یہ چیز اس بات کو شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ چینی طب کے طریقہ علاج کتنے منفرد تھے۔ ان میں ایکیوپنکچر شامل تھا، جس کے 365 مخصوص مقامات کا باقاعدہ ذکر ہے۔ اس کے علاوہ موغزی بسشن یعنی جسم کو حرارت پہنچانا اور مساج وغیرہ شامل تھے۔ اسی دوران 581 اور 682 عیسوی کے درمیان سن زو میاؤ نامی ایک مشہور شخصیت نے 1000 گولڈن ریمیڈیز نام کا ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا لکھا، جو حیرت انگیز طور پر 30 جلدوں پر مشتمل تھا۔ اب یہاں ایک بڑا مسئلہ تھا۔ قدیم چین میں انسانی لاشوں کے پوسٹ مارٹم پر سخت پابندی تھی، لیکن متن ہمیں بتاتا ہے کہ اس سب کے باوجود وہ جانتے تھے کہ خون جسم میں بغیر رکے مسلسل گردش کرتا رہتا ہے۔ چونکہ سرجری کی اجازت عام نہیں تھی، اس لیے اسے بالکل آخری حربے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ البتہ تاریخ میں ہوا تو نام کے ایک مشہور سرجن کا ذکر ضرور ملتا ہے، جو اس وقت سرجری کیا کرتے تھے جب باقی تمام علاج ناکام ہو جاتے تھے۔ 6واں حصہ، طبی اخلاقیات کا ضابطہ۔ تو یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نظام میں معالجن کے لیے اخلاقی اصول کتنے سخت تھے۔ یہ طب محض جسمانی علاج نہیں تھا، اس کا اخلاقی معیار بھی بہت بلند تھا۔ ماخذ میں درج ہر ایک اصول کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک شاندار ضابطہ ہے۔ پہلا، امیر اور غریب دونوں کے لیے بالکل یکساں علاج ہونا چاہیے۔ دوسرا، کسی خاتون مریض کی طرف نامناسب نگاہ ڈالنے سے گریز کیا جائے۔ تیسرا، مریض کی باتوں کو سختی سے راز رکھا جائے۔ چوتھا، اگر کوئی قیمتی دوا دی جائے تو طبیب اسے سستی چیز سے ہرگز تبدیل نہ کرے۔ پانچواں، طبیب جتنا ممکن ہو اپنے کلینک یا مطب میں موجود رہے۔ اور چھٹا اصول، ایک معالج کے طور پر اپنا پیشہ ورانہ وقار ہر حال میں برقرار رکھا جائے۔ اس تمام شاندار تفصیل کو جاننے کے بعد ایک بہت اہم سوال ذہن میں آتا ہے۔ توازن، گہرے فلسفے اور معالجین کی اتنی سخت اخلاقیات پر مبنی یہ قدیم اصول آج کے ہمارے ماڈرن اور مشینی طبی نظاموں کے مقابلے میں کیسے نظر آتے ہیں؟ کیا جدید طب کے اس سفر میں ہم نے کہیں وہ قدیم حکمت تو نہیں کھو دی جو ان پرانے صفحات میں درج تھی؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں طب کے ماضی اور اس کے مستقبل دونوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔